स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी चल रही होगी। सो इसी तैयारी के अंदर आज आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ यूनिट 3 का पेडागोजी, जो केवीएस के अंदर पूछी जाएगी। दैट इज क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसके टॉप 30 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट से जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि डिसलेक्सिया मीन्स क्या होता है। अब डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? ये जो ना कुछ लर्निंग की डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसमोर्फिया हो गया। ये सारी ना कुछ 4-5 ये डिसऑर्डर्स होती हैं लर्निंग की, जो मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आपने प्लेलिस्ट केवीएस की नहीं देखी है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर के चीज़ों को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है एक ऐसे डिसऑर्डर जो कि रीडिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, पठन संबंधी विकार होता है ये आपने ध्यान रखना है। ग्राफिया जो होता है वो रिटन संबंधी यानी कि लिखाई के संबंधित विकार होता है। कैलकुलिया जो होता है वो मैथमेटिकल संबंधी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डिसलेक्सिया का, तो डिसलेक्सिया की क्या होता है? रीडिंग संबंधी, यानी कि हम चीज़ों को ढंग से पढ़ नहीं पाते, जिसको डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन आंट एंड टेन स्टार्टेड एंड स्टेयर्ड। मतलब ये वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे रीडिंग में समस्या होती है बच्चे को, ठीक है। जैसे स्टार्टेड को बच्चा कई बार कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, स्टेयर्ड को हम स्टार्टेड पर बैठते हैं, स्टार्टेड को हम स्टेयर्ड पर बैठते हैं, एंड को टेन पर बैठते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, और जो कि आपका डिसलेक्सिया का हिस्सा होती है, ठीक है। किसका हिस्सा होती है? डिसलेक्सिया का होती है, यानी कि ये जो है पठन संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disabilities? इनमें से कौन सा सबसे appropriate, सबसे बेस्ट मेथड है मॉनिटर करने के लिए बच्चों की प्रोग्रेस को, जिनका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिनको यानी कि सीखने से संबंधित अक्षमता अगर बच्चे को किसी भी तरह का विकार है, तो उनको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? केस स्टडी से कर सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से कर सकते हैं, बिहेवियर रेटिंग स्केल से कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनका हम अवलोकन करके पता लगा सकते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करके बेस्ट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। केस स्टडी का मतलब होता है हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पूरा चीज़ें खंगाल रहे हैं। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल ऐसे लेकर के चलो कि भाई जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं जब रिश्ता लेकर के जाते हैं, तो मान ली लड़की के लिए अगर रिश्ता लेकर के जा रहे हैं, तो जो लड़के वाले होते हैं उनका सब कुछ जो डाटा है वो पूरा खंगालने की कोशिश करते हैं। अपने रिश्तेदारों तक जाते हैं, सबसे पूछते हैं भाई लड़का कैसा है, क्या करता है ना, ऐसी वैसी उसमें कुछ परेशानियाँ तो नहीं है, तो सारी चीज़ें उसके बारे में निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? वो केस स्टडी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इनसे रिलेटेड ना टूल्स ऑफ असेसमेंट से वीडियोस मैंने केवीएस में अपडेट कर दी है, कल ही करी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है किसी का एक मतलब स्पेसिफिक कोई व्यवहार किसी अगर बच्चे ने स्कूल टाइम में अगर शो किया है तो वो होता है, ठीक है, बच्चे से रिलेटेड होता है, और बिहेवियर तो उसका व्यवहार ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज? किसी एक विशिष्ट सीखने संबंधी विकार का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछी हुई है, तो ना मेंटल डिसऑर्डर है, रिटार्डेशन है, ना ADHD है, ना ही ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ADHD का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि ADHD का क्या फुल फॉर्म होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। लर्निंग की डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछी गई है, जो कि डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, अफेजिया, ये सारी चीज़ें किसमें आती है? ये सारी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया यहाँ पे सही आंसर है। मैंने हिंदी में थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने हिंदी में उन क्वेश्चंस को टाइप नहीं किया जो बहुत ईजी है और आप इनको ईजिली जो है कन्वर्ट कर सकते हो। हिंदी में काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने टाइप भी किया है जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, सो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि आप जो है अपनी भाषा को यहाँ पे सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
यहाँ पर आप जो है एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच होता है। बिल्कुल यहाँ पे कई बारी बोलने में ना कुछ स्पीच हमें शब्द नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट होता है उसका, ये सही बात है। डिफ़िकल्टी होती है, नए नए शब्दों को नहीं ढूंढ पाते हैं, नए नए जो राइट शब्द होते हैं उनको फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हम जो है खुद की जो भाषा है, भाषा का विकार यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब भाषा का विकार यहाँ पे आ जाता है और हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। आपकी जो बौद्धिक अक्षमताओं को परिभाषित करने के लिए किस मानदंड का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन 6 है, सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि आप जो है काफ़ी, जो आपका एवरेज फंक्शनिंग है ना उससे नीचे आप लोग जो है फंक्शन कर पाते, बिलो जो आपका एरिया है इंटेलेक्चुअल एरिया उससे नीचे काम करते हो, ठीक है। या फिर तो ये सही बात है, इसमें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है कि आपका जो भी एवरेज आप परफॉर्म करते हो उससे नीचे परफॉर्म करते हैं। इम्पेयरमेंट होती है इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, ये भी सही बात है, अनुकूली कामकाज में यहाँ पे हानि होती है। और दीज डेफिशिट शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर, ये सारी चीज़ें 18 साल से पहले ये जो है नज़र भी आ जानी चाहिए है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा कि उपयुक्त सभी जो है सारी ये जो है मानदंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ डैश ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव डिसलेक्सिया, कितने प्रतिशत बच्चों को यहाँ पे डिसलेक्सिया होती है, जो कि रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर होता है कि बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। डी को यहाँ पे बी पढ़ बैठता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 80% लोगों में ये होता है, ठीक है। 80% बच्चों में ये देखने को मिलता है कि वो कई बार रीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है कि पढ़ने संबंधी उनको यहाँ पे समस्या होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, A learning disability is considered a disorder in which basic psychological processes are affected and hinders a child's ability to process information। यहाँ पे एक ऐसी लर्निंग की, एक ऐसी सीखने की डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, जिसमें एक डिसऑर्डर होता है, एक विकार हो जाता है, जिससे आपका जो आधारभूत जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना वो यहाँ पे अफेक्ट होती है और बच्चों की जो प्रोसेस करने की, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है उसको यहाँ पे बाधा आ जाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो लर्निंग है वो यहाँ पे बताई गई है, कौन सी लर्निंग जो है यहाँ पे इफेक्ट करेगी, मैथ की, रीडिंग की, इन्वेंटिवनेस की, या फिर ओरल एक्सप्रेशन की। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है एरिया, ठीक है। तो कौन सा एरिया नहीं है जो यहाँ पे नहीं समस्या होगी जिससे, तो भाई यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ में भी समस्या है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। रीडिंग में भी हमें जो है रीजनिंग यहाँ पे लगा, रीडिंग में भी हम पढ़ने संबंधी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और ओरल एक्सप्रेशन भी समस्या आती है। जहाँ पे समस्या नहीं आती है, जो इसका एरिया नहीं है, वो है इन्वेंटिवनेस का, ठीक है। आप किसी भी नई चीज़ों को यहाँ पे इन्वेंट करते हो, खोजते हो, तो उसमें ये चीज़ जो है अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो 8 का जो आंसर है करेक्ट वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट। बच्चे का एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पे मेंटेन रहे, इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, या फिर टीचर का रोल एंड स्कूल एनवायरनमेंट। तो टीचर का रोल एंड स्कूल में हम लोग बच्चे को कैसा वातावरण यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू कीप मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको यहाँ पे बरकरार रखने के लिए इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है। तो प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, रिवीजन ऑफ सिलेबस है, अलाउिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पेइंग अटेंशन है टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ती है, लेकिन सिलेबस को रिवाइज करना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चे का हम मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ सिलेबस यहाँ पे गलत है क्योंकि हमसे नोट पूछा गया है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ कैन ए टीचर एंश्योर स्टूडेंट हेल्थ, जो एक अध्यापक है, आप सभी अध्यापक बनेंगे केवीएस के एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो आप कैसे एंश्योर करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो हेल्थ है यहाँ पे मेंटेन रहे, उनको किसी भी तरह की कोई भी क्षति ना हो। तो बाय ये बाई ऑब्जर्विंग है, ठीक है, बाई ऑब्जर्विंग है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ पाया। बाई ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट हेल्थ एंड हाइजीन, आप अपने बच्चों की हेल्थ और हाइजीन हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, या फिर बाई ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट बिहेवियर एंड हिज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन। तो ये सही बात है, हम अपने बच्चे के बिहेवियर को अच्छे से देखेंगे, उसका मेंटल और फिजिकल कंडीशन कैसा है, ये हम एज ए टीचर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है, कि बच्चे का जो हेल्थ है उसको हम लोग इंश्योर करेंगे उसके बिहेवियर को देख करके, उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन को देख करके। Which one of the following cannot be termed as a factor of diversity from teaching learning point of view? डाइवर्सिटी का एक शिक्षण अधिगम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन सा एक फैक्टर नहीं है। डाइवर्सिटी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि डाइवर्सिटी जो का मतलब ये होता है, अब जैसे क्लासरूम में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि हर बच्चा का अलग अलग जो है बैकग्राउंड होता है, हर बच्चे की लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे आप केवीएस में जाओगे ना तो केवीएस में आपने देखोगे यहाँ पे हर लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, ठीक है, केवीएस के अंदर। तो यहाँ पे विविधता होती है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता होती है, आपको यहाँ पे चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनका कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनका लैंग्वेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी देखी जाती है यहाँ पे। तो क्लासरूम के अंदर आपकी डाइवर्सिटी है, तो आपको बताना है कौन सा जो है कैन नॉट बी टर्म्ड ए फैक्टर, कौन सा फैक्टर नहीं है डाइवर्सिटी के अंदर एक शिक्षण अधिगम की दृष्टि से। तो वेरिंग इंटरेस्ट ऑफ लर्नर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, सम लर्नर्स आर ईदर टू थिन और टू ओबेज। अब देखिए इंटरेस्ट सब बच्चों का अलग होता है, विविधता होती है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, इसमें भी विविधता है, विभिन्नता है, ठीक है, विविधता है। लेकिन सम लर्नर्स के पेरेंट्स है वो यहाँ पे क्रिमिनल हो, सम लर्नर्स के पेरेंट्स हैव बीन क्रिमिनल, कुछ जो अधिगमकर्ता के अभिभावक अपराध, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स यहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड से किसी ने कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे बच्चों को हो सकता है स्ट्रेस हो जाए, या फिर उसको किसी भी तरह से बुली क्लास में अगर करा जाए कि भाई तेरे माँ बाप तो ऐसे हैं करके, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे मोटे और पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे थिन हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, इनसे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है डाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स द टीचर हैव टू डिवाइस इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड बिकॉज, क्योंकि कई बार अध्यापक को यहाँ पे एक इनोवेटिव टीचिंग, एक नए नए आविष्कार यहाँ पे एक पढ़ाने के लिए नई नई चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है, क्या लर्नर की अटेंडेंस क्लास में लो है इसलिए? हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई लर्नर की अटेंडेंस क्लास में लो है, और जब वो ये देखेगा कि टीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है, नए नए आइडियाज़ से पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो अटेंडेंस है वो क्लास में बढ़ सकती है। सम लर्नर्स पेरेंट्स आर वेरी रिच, कुछ जो लर्नर के पेरेंट्स हैं वो बहुत धनी है, रिच है, इसलिए ये कोई बात नहीं होती है कि भाई अगर वो अमीर है तो वही टीचर इनोवेट करेगा नए नए आइडियाज़ को। टीचर इनोवेट करेगा अपने बच्चों की इंटरेस्ट के बेस पे, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सम लर्नर्स राइट वेरी लॉन्ग आंसर इन एग्जाम, यहाँ पे कुछ लर्नर है बड़े बड़े आंसर यहाँ पे लिखते हैं इसलिए, तो ये भी यहाँ पे कई गलत बातें हैं। लर्नर कम फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, ये सही है कि जो लर्नर होते हैं वो बहुत सारे विविध बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए टीचर को यहाँ पे इनोवेट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग मेथड्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द पर्सन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज हेल्ड इन द ईयर। अब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। तो 14 का जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड चीज़ें थी ये, तो सिंपली जल्दी से चलते हैं। द एबिलिटी टू यूज़ पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व अ नोवल प्रॉब्लम इज नोन एज, आपके सामने कोई नोवल प्रॉब्लम है, कोई नई समस्या आई है, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उस समस्या को सोल्व करोगे, तो ये क्या कहलाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहलाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है, एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस कहलाता है, फिर कंटेक्सुअल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपको पहले आंसर बता देती हूँ कि एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस होती है जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइपिंग में समस्या है, ठीक है, एक्सपीरियंसल आएगा यहाँ पे
कि हम जो है अपने अनुभवों से जैसे आप लोग क्या करते हो, आप अभी KVS के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप TGT के लिए पढ़ रहे हो, PRT के लिए पढ़ रहे हो, तो आप CTET में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को पढ़ करके आए हैं। आपको पता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहाँ पे आता था, होवर्ड गार्डनर ने दिया था, उसके 8 तरह के इंटेलिजेंस के अंदर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये भी होवर्ड गार्डन का है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपकी पास नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है ये कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे है। अब आप इस नॉलेज को कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप KVS के अंदर पढ़ रहे हो, तो आप अपनी पास चीज़ों को अपनी इस प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो नए नए समस्या को यहाँ पे सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर ने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी होवर्ड गार्डनर ने, ठीक है, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। इंटरपर्सनल भी होवर्ड गार्डन के अंदर आता है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डन का नहीं है, ये स्टर्नबर्ग का है, ठीक है, ये उसका नहीं है, जो 3 तरह की दी थी ना उसमें आता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी स्टर्नबर्ग ने दी थी, ट्रायर्किक थ्योरी थी जो, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। 15 का 3 ऑप्शन राइट है। 16 है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, राष्ट्रीय जो मानसिक स्वास्थ्य पॉलिसी है वो कब लॉन्च करी गई थी, तो ये 2014 में लॉन्च करी गई थी। 16 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसिप्लिन एक्ट ऑफ लर्नर इनडिसिप्लिन, विच इनडिसिप्लिन एक्ट ऑफ लर्नर कैन बी लीस्ट कंट्रोल बाय टीचर, एक टीचर के द्वारा सबसे कम कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब बच्चों में किसी तरह की अनुशासनहीनता है तो वो कम यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है टीचर्स के द्वारा, तो इसमें से कौन सी है, साइबर बुली है, टीजिंग है, स्कफल अमंग लर्नर्स है, या फिर डिसओबीडियंस है। तो अगर टीज कर रहे बच्चे तो यहाँ पे टीचर उनको हैंडल कर सकते, कंट्रोल कर सकते, उन्हें किसी भी तरह के पनिशमेंट दे सकते हैं या फिर उनको समझा सकते हैं। तो अगर बच्चे टीजिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अमंग लर्नर अगर स्कफल है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो भी उसको कंट्रोल करा जा सकता है। डिसओबीडियंस अगर किया जा रहा है, बच्चे यहाँ पे बातें ही नहीं मान रहे तो भी टीचर यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकता है। बट जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो क्या है, साइबर बुली है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर आपको मान लीजिए, जैसे मैंने बहुत देखा है, जैसे कोई ऑनलाइन टीचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं ना तो मतलब बहुत सारे बच्चे कुछ मतलब कुछ भी लिखते हैं, जबकि वो टीचर्स इतना यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके लिए एफर्ट डालती हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कई बार यहाँ पे कमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब देख के अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मतलब वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है, अप्रिशिएट करते ही नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या होता है ना कि अब इस चीज़ों पे किसी का भी वश नहीं है ना भाई। इंटरनेट पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, तो ये इस पे किसी का भी कोई वश नहीं है, किसी का भी नहीं है, ठीक है, किसी का भी नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं है, टीचर का तो क्या किसी का भी नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कुछ भी हो, किसी का वश नहीं है। तो साइबर बुली क्या है, जिसको टीचर एक लीस्ट कंट्रोल उसमें लाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है 17 है, 18 का आंसर है, आंसर नहीं क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। स्कूल क्रिएटेड ज्वाइंट वेंचर विद म्यूजिकल बैंड्स, थिएटर ग्रुप्स, बैल ग्रुप्स टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन दो स्किल। यहाँ पे स्कूल जो है एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, सभी के साथ मिलकर, म्यूजिक बैंड के साथ, थिएटर्स वगैरह के साथ, ठीक है, ताकि बच्चों को ट्रेन करा जा सके इन स्किल्स में। तो ये जो गिवन फिनोमेना है क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, किस तरह की साझेदारी को, किस तरह के पार्टनरशिप को ये जो फिनोमेना ये बताता है। स्कूल और इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री वाले थोड़े ना म्यूजिकल बैंड्स में आते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री तो नहीं हो सकता है। स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे कोई नहीं है। स्कूल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल एंड नेबरिंग स्कूल्स। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू मी जो सही मुझे लग रहा है वो है स्कूल एंड नेबरिंग स्कूल, कि हम अपने पड़ोसी स्कूलों के साथ साझेदारी कर सकते हैं ताकि बच्चों को इन सभी स्किल्स में क्या करा जा सके, ट्रेन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, रेफर्स टू एस्टेब्लिशिंग सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द लोकल कम्युनिटी टू इम्प्रूव। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, यहाँ पे जो लोकल समुदाय है उनके साथ रिलेशनशिप बनाया जा रहा है ताकि लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। एंड असिस्ट स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन ब्रॉडर कम्युनिटी, ताकि बच्चे जो है समझ सके चीज़ों को। टीचिंग लर्निंग में तो उनको हेल्प हो ही रही है, साथ ही कम्युनिटी में उनका क्या रोल है वो भी यहाँ पे अच्छे से समझ सके। तो ये किस तरह की जो है रिलेशनशिप है, तो ये कम्युनिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है और बच्चे को इंगेज किया जा रहा है। तो इसका 2 ऑप्शन सही है कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, बच्चा जो है चीज़ों को सीख रहा है और अपना एक रोल वहाँ पे सीख रहा है, ठीक है। तो सामुदायिक जुड़ाव यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट। इनमें से कौन सा एक कारण है मेंटल हेल्थ स्टूडेंट का, ठीक है, बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों की मेंटल हेल्थ में समस्या हो से रिलेटेड कौन सा एक कारण है।
प्लीजेंट स्कूल है, एटमॉस्फेयर मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्कूल में मिल रहा है, तो ये तो नहीं कारण हो सकता ना बच्चे के खराब मानसिक स्वास्थ्य का। ओवरबर्डन लर्निंग प्रोग्राम्स, ठीक है, आपको जहाँ पर भी ओवरबर्डन वाली चीज़ें लिखी दिख जाए ना, मतलब ये लगा लो कि ये आपका इससे मतलब किसी नेगेटिव चीज़ को ये दर्शाता है, ठीक है। तो ओवरबर्डन यहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम है, बच्चे यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, और अगर बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं तो बच्चों का मेंटल हेल्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम तो सही चीज़ें होती है, और हेल्दी हैबिट्स भी सही चीज़ें होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप मुझे वो भी करके बताना, ठीक है। कहाँ चला गया, 20 क्वेश्चन कर लिए थे ना शायद, हाँ 21 क्वेश्चन है। विच आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, इनमें से कौन से फैक्टर है जो कि मेंटल हेल्थ को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर आपने बताने हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, द रैशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स इज दैट, अपने समुदाय को आप एक रिसोर्स की तरह यूज करें, इसके पीछे क्या तर्क है, रैशनल का मतलब होता है तर्क, ठीक है, तो इसके पीछे क्या तर्क है। इट हेल्प्स एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में ये मदद करता है। या फिर हेल्प्स पॉपुलराइज एंड डिसेमिनेट लोकल नॉलेज विदाउट क्वेश्चनिंग इट, या फिर कम्युनिटी इटसेल्फ हैज ए स्टेक इन देयर चिल्ड्रंस लर्निंग, कि भाई जो समुदाय है उसका खुद का भी अपनी एक हिस्सेदारी होती है कि बच्चों की लर्निंग में और उसकी नीड्स में क्या हुआ जा सके, इन्वॉल्व हुआ जा सके। ये जो कम्युनिटी वाली सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कराई थी, आप उसको जा करके देख लेना, जब आप अच्छे से देख लोगे तो आप क्वेश्चन भी बना पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सही है कि कम्युनिटी की भी कहीं ना कहीं अपनी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर परफॉर्म बाय स्कूल इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम, आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर स्कूल का यहाँ पे क्या रोल है, स्कूल का यहाँ पे क्या भूमिका है जो स्कूल परफॉर्म करता है। इट प्रिपेयर्स पीपल फॉर ऑक्यूपेशन, क्या ये बच्चों को ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो हाँ ये तो सही बात है कि स्कूल से ही तो नींव बनती है। इट एक्ट एज मोरल अथॉरिटी का भी ये काम करता है, एक नैतिक चीज़ें भी यहाँ पे बच्चा सीखता है। स्कूल जो होता है वो सबसर्विएंट होता है टू द कम्युनिटी डोमिनेंट क्लास, भाई ये गलत बात है कि जो स्कूल है वो किसी भी तरीके से अधीन नहीं होता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी का जो डोमिनेंट वर्ग होता है, जो मतलब प्रभावी वर्ग होता है, उसके अधीन नहीं होता है, तो 3 यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो हमें ऑप्शन के अंदर देखना है 1 और 2 यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वे फॉर इन्वॉल्विंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको मतलब इन्वॉल्व करना मतलब शामिल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग द अटेंडेंस बाय कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, हम यहाँ पे जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका अटेंडेंस यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब कि उनको उनकी भागीदारी यहाँ पे बेसिकली मेंशन करी गई है, ठीक है। तो स्कूल में जो है सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना। टीचिंग वोकेशनल स्किल टू स्टूडेंट्स, बच्चों को व्यावसायिक जो कौशल होते हैं उनकी जानकारी देना कम्युनिटी के सपोर्ट की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके सही है, हम दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मोर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड स्कूल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनरिच्ड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड हो पेरेंट्स का, पेरेंट्स जो है अभिभावक जो है वो एक अच्छी तरीके से स्कूल की तरफ सोचे देखे, और ये कैसे हो सकता है, किससे ड्राइव होता है ये, एनरिच्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, कल्चरल हेरिटेज से, कस्टम ट्रेडिशन से, या फिर स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप से। तो ये कैसे हो सकता है कि स्कूल जो पेरेंट्स जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके चले, तो ये स्कूल और समुदाय की पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, यहाँ पे प्राइमरी यानी कि मुख्य गोल क्या है स्कूल एंड कम्युनिटी का एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में, एक प्राइमरी यानी कि मुख्य गोल क्या है। टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे की अकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, या फिर टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस की।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना, यही आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। जहाँ पर भी आप ऐसे रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस अगर लिखा देखें ना तो वो बहुत पॉजिटिव लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाता है। इंक्रीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, मतलब ये भी ठीक लाइन है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे प्राइमरी गोल लेकर के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द कम्युनिटी बी इन्वॉल्व इन एजुकेशन टू डेवलप स्कूल एज ए लर्निंग रिसोर्सेज। हम यहाँ पे कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं शिक्षा के अंदर, हम समुदाय को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि स्कूल को एक लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे बनाया जाए। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्कूल को हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट अगर प्रोवाइड करें, ठीक है, तो जैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें तो कम्युनिटी प्रोवाइड करे स्कूल को फाइनेंशियल सपोर्ट, भाई स्कूल को सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो सही है। बाय वॉलंटियरिंग एज ए गेस्ट स्पीकर और मेंटर इन द क्लासरूम, हम कम्युनिटी में से किसी को भी, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनस होते हैं आपके सराउंडिंग में, आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, आप उनको एज ए गेस्ट स्पीकर बुला सकते हो, क्लासरूम के अंदर बुला सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो भाई कोई डॉक्टर बना है आपके आस पड़ोस में, तो आप उनको एज ए गेस्ट बुला सकते हो ताकि वो एक अच्छा लेक्चर क्लास के अंदर डिलीवर कर सके, बच्चे मोटिवेट हो सके, ठीक है, बच्चे समझ सके चीज़ों को। बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल डिसीजन मेकिंग, कम्युनिटी को भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सके, कम्युनिटी भी कि स्कूल के अंदर कोई भी सामूहिक रूप से जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें स्कूल भी यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हाउ कैन इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन एजुकेशन इंक्रीज कम्युनिटी ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हम जब समुदाय को इन्वॉल्व कर रहे हैं शिक्षा के अंदर तो वो कैसे बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, कम्युनिटी का ओनरशिप यानी कि स्वामित्व बढ़ा रहा है, और स्कूल के अंदर एजुकेशन के अंदर शिक्षा के अंदर निवेश यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर निवेश बढ़ रहा है। भाई कम्युनिटी इन्वॉल्व करेगी तो भाई वो निवेश भी करेगी और कम्युनिटी का ओनरशिप भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें जो है कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर स्कूल को हम प्रोवाइड करें तो इससे, या मतलब सिर्फ हम लोग पैसे दे दें स्कूल को, सिर्फ इससे हो जाएगा, या फिर वॉलंटियरिंग करें, कोई भी किसी को गेस्ट स्पीकर हम बुला सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट करना इन स्कूल डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप ऐसे मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सेम से ही है, बट ऊपर का जो क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे पीछे के क्वेश्चन और इससे मैच कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है कि हमें कैसे कम्युनिटी ओनरशिप को इंक्रीज करना है। तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब हम स्कूल के अंदर स्कूल के जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें हम उनको इन्वॉल्व करें, किसको, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेट करवाएं स्कूल डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस में। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी का ओनरशिप को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और स्कूल के निवेश को भी बढ़ा सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है 29 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन डेवलप इन स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स बेनिफिट टीचर। यहाँ पे जो जो स्कूल एंड कम्युनिटी है वो एक लर्निंग रिसोर्स काम करे, तो टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये। इम्प्रूव करता है टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, भाई यहाँ पे इम्प्रूव तो कर ही रहा है टीचर्स का, और रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, टीचर की ऑटोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग ए स्कूल एज ए लर्निंग रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है स्कूल को एक लर्निंग रिसोर्स, एक सीखने का संसाधन के रूप में डेवलप करने में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। बिल्डिंग न्यू क्लासरूम, नई नई क्लासरूम को बिल्ड करना, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग करिकुलम, एक नई पाठ्यचर्या को क्रिएट करना, या बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बना करके चलना स्कूल के द्वारा। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्कूल को हम एक लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि जब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हो पाएगी। ठीक है, इस पूरे यूनिट में ही इस बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है, ठीक है, पार्टनरशिप्स के बारे में है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए हैं तो भाई इसको लाइक कर देना, अगर आपको लगता है मैंने मेहनत करी है तो इसको लाइक करके जाना और शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो और सब करके जाएं। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 4 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँगी। आपके टीजीटी के एग्जाम अभी जो है शुरू होने वाला है, आई थिंक 12 से स्टार्ट है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12 तक मैं आपके 5 के 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट MCQs कम से कम आपको करवा दूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।